हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। पीबी फिनटेक के स्टॉक एनालिसिस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह वीडियो लंबी होने वाली है, डिटेल में बिजनेस समझेंगे, चार्ट को भी देखेंगे, चार्ट कैसा लग रहा है इसका ट्रेडिंग व्यू पे चल के, और हमेशा की तरह सिल्वर मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जा रहा है इंक्लूडिंग माय इन्वेस्टमेंट थीसिस कि मेरे को क्या लगता है, मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मेरी इसमें होल्डिंग है नहीं है क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम हमेशा सिल्वर मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो वहाँ पे जाएंगी। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इसके जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ जो बनाई है, वो सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही शेयर कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे आपको एक और गाइडेंस हो जाती है। अगेन इफ यू वांट टू ज्वाइन एनीथिंग यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और ज्वाइन बटन वैसे सिल्वर मेंबर्स के लिए वहीं पे नीचे गिवन है, एंड मेरा मोबाइल नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और हर जगह अभी फ्लैश होता रहेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो शुरू करते हैं पीबी फिनटेक का स्टॉक एनालिसिस। अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो लंबी होने वाली है। यहाँ पे कभी भी हम किसी स्टार्टअप की बात कर रहे होते हैं ना, किसी बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट पे हमारा फोकस हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर वो स्टार्टअप है। अब एक चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है कि स्टार्टअप्स के केस में ना एक कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो को फाउंडर्स हैं, जैसे इस केस में मिस्टर यशीश दहिया और मिस्टर आलोक बंसल को फाउंडर्स हैं। आलोक बंसल जी जो हैं वो सीएफओ भी हैं कंपनी के, एंड मिस्टर यशीश दहिया जो हैं वो सीईओ हैं कंपनी के, राइट। तो इनके पास खुद से बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं बचा होता। क्यों नहीं बचा होता? बिकॉज यू आर रेजिंग फंड्स कंटिन्यूसली। आप जब बिजनेस बड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। इनफैक्ट करंटली अगर मैं बात करूं तो दीज गाइज हु बिल्ट अप द कंपनी, दे कंबाइंड आई थिंक होल्ड अराउंड 8%, 8 से हल्का सा ऊपर है, 8% स्टेक। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टेक इनके पास है। देर आर प्लेंटी ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इन्फोएज, जिनका नाम हमने सुना है बहुत ज़्यादा, राइट। तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के अंदर, एंड इन्वेस्टमेंट जो करी लोगों ने इस कंपनी के अंदर वो कहीं ना कहीं बड़ी स्टेबल रही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा एग्जिट्स हुई है। ये आपका जब आईपीओ आया तभी जाके जो इनको करना था वो किया है। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद से भी डीआरएचपी के थ्रू डेटा काफ़ी मिल सकता है अगर आप उसको गो थ्रू करना चाहें तो। अब पीबी फिनटेक अगर मैं बोलता हूं ना तो काफ़ी लोगों को नहीं समझ आता कि पीबी फिनटेक है क्या। तो पॉलिसी बाजार, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो फट से समझ आ जाएगा। मे भी कुछ लोगों ने पैसा बाजार नाम भी सुना होगा। तो ये इसकी दो मेन कंपनीज हैं, दो मेन ब्रांड्स हैं जिसके थ्रू ये लोग काम करते हैं। तो जैसा कि पॉलिसी बाजार आप सबको मेरे ख्याल से पता ही है यहाँ पे कि एक एग्रीगेटर काइंड ऑफ वेबसाइट है जहाँ पे आपको अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज दिखती हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं और जो आपको समझ आ रही है आप ले सकते हैं। पैसा बाजार भी एक एग्रीगेटर काइंड ऑफ बिजनेस है। तो पैसा बाजार की वेबसाइट पे होता क्या है कि मान लीजिए मुझे लोन लेना है या मुझे कुछ क्रेडिट अवेल करना है, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करता हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर वगैरह इनके पास जाता है, एंड फिर ये मेरे को कस्टमाइज्ड ऑफर्स वहाँ से दे सकते हैं, मेरे को डिफरेंट लेंडर्स के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं कि मेरे को जो भी बेस्ट लगे फिर मैं उस इंटरेस्ट पे किसी भी लेंडर के साथ वहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म कंपनी हो गई आपकी, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है आपको ध्यान होगा इस चैनल पे हमने और भी पहले प्लेटफॉर्म कंपनीज की बात करी है, अगर ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई थिंक इंडिया मार्ट हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं जो सीपैस कंपनीज होती हैं वो भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं आपको, बट वो प्लेटफॉर्म अलग होता है। ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जोड़ रहा है, एंड ये जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर इनको ना ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लेंडिंग में या इंश्योरेंस के प्ले में है यहाँ पे। तो ट्रस्ट के ऊपर हम आगे बात करेंगे, चीजें बिल्ड करेंगे, जो भी हमें समझ आती है, कई सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैं अपने नोट्स देख के बोलने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि मैं नंबर्स मिस ना कर दूँ। तो थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट या उसके पास जो कैश है, और मैंने बात करी ना स्टार्टअप है तो वो कितना है। तो बेसिकली टिल डेट इन्होंने $400 मिलियन रेज किए हैं, एंड उसमें से 60 to 65% अभी भी बैंक के अंदर है। तो इन्होंने जो ब्रांड्स बिल्ड करे हैं वो लेट से अपना 40% कैश से ही बिल्ड किए हैं जिन्होंने रेस किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस हिसाब से इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे खर्चा नहीं किया है। यहाँ पे कई कंपनीज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कम डिप्लॉय किया इन्होंने, बिल्कुल भी मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि काफ़ी पैसा यूज़ किया है इन्होंने, बट आई हैव सीन इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर वेस्टेड एट टाइम्स। एंड यहाँ पे हम देखते हैं तो इन्होंने डेफिनेटली जो कंपनीज खड़ी करी हैं, जो ब्रांड्स खड़े करे हैं, दे आर नंबर 1 इन देयर फील्ड। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब हो जाती है जब भी आप किसी कंपनी को देख रहे हैं या बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस जो इनके दो मेन ब्रांड्स है, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, उनको इंडिविजुअली समझते हैं ताकि हम देख पाएं कि बिजनेस है क्या एग्जैक्टली। तो पॉलिसी बाजार की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी बाजार ने FY21 में, अच्छा ये जो मैं नंबर्स दे रहा हूं ना ये इनकी आईपीओ प्रेजेंटेशन वगैरह से ही उठाए हैं मैंने कहीं ना कहीं,
बात क्या है कि जो भी पॉलिसी बाजार के नंबर है वो इन्होंने FY21 के रखे, पैसा बाजार के FY20 के रखे। क्यों? क्योंकि FY21 के अंदर कोविड आ गया था एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट लिया इनका पैसा बाजार का बिजनेस। तो कहीं ना कहीं आपको ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा कि आप 1 साल पुराने नंबर देख रहे हैं पैसा बाजार के केस में। एंड मेरे को लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जब ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा आपका, तो मे बी आप इसको थोड़ा और बेटर इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं नंबर्स में भी डीप डाइव अभी नहीं करना चाहता, मैं इसको करना चाहूँगा बट एक क्वार्टर के बाद, जब हमारे Q4 के नंबर्स आ जाएंगे, ताकि हमारे पास FY21-22 का फुल डेटा हो, ताकि हम ढंग से इसको कंपैरिजन कर सकें। अभी के लिए थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा ये हमें कि इन्होंने 1 साल पुराना डेटा दिया है, ताकि जब IPO आ रहा था तो वो डेटा अच्छा लगे। क्योंकि अगर FY21 का डेटा ये एक तरीके से दे देते आपको, तो मे बी लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता पैसा बाजार के केस में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिसी बाजार के साथ। ऑल नंबर्स आर फॉर FY21। 4701 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट हुआ था। 48 पार्टनर इंश्योरर्स हैं इनके पास। देयर प्राइमरी फोकस व्हेन इट कम्स टू सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज इज ऑन हेल्थ, टर्म प्लान्स, मोटर प्लान्स एंड सेविंग्स या फिर जो पेंशन के प्लान होते हैं। अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। प्रीमियम ग्रोथ फॉर द लास्ट 2 years हैज़ बीन एट अ कैगर ऑफ 42.5%। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ दोज फ्यू कंपनीज जो कंटिन्यूसली अच्छे से ग्रो कर पा रही हैं, बिकॉज इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं टेलविंड्स हैं। लोग यहाँ पे ना, अब बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे ना इंश्योरेंस कम बिकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे यहाँ पे लोग बहुत बार मुझे भी कहते हैं कि जितने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मे बी फाइनेंशियल लिटरेसी भी पहली बात उतनी नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन उतना नहीं है, एंड कहीं ना कहीं आप देखो तो इनकम लेवल इतनी नहीं है इस कंट्री के अंदर। वी आर स्टिल नॉट कंसिडर्ड अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? हम डेवलपिंग कंट्री ही हैं। तो यहाँ पे अब मिडिल क्लास जना जो होगा वो पहले अपनी सेविंग्स देखेगा, घर चलाएगा, या फिर पहले इन्वेस्ट करने कूदेगा स्टॉक मार्केट में, विच इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल। और होता क्या है ना, सबको आदत है यहाँ पे कि गारंटीड पैसा मिल जाए, गारंटीड। तो गारंटी वो स्टॉक मार्केट तो देता नहीं है। और मैं आपसे बार बार पहले भी कह चुका हूँ, एंड एज एडवाइजर्स मैं हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहता हूँ कि अगर आपको लेट से इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स मिक्स करनी है ना, तो वो आपको बिल्कुल डुबो देंगी। क्यों डुबो देंगी वो? क्योंकि जिस दिन आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, उस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म नहीं कर रही होती। जैसे कोविड के टाइम पे जब मार्च 2020 में लो लगा इसका, या अप्रैल मई के महीने हो गए जब लॉकडाउन थे, जिनको भी उस समय पैसे की ज़रूरत थी ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच के नहीं फ्यूल कर सकते अपनी नीड्स को। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स 40% डाउन चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अलग रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मिडिल क्लास लोगों के केस में हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि वो अंधा इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। येस, दे कैन मे बी रन एन SIP, वो पॉसिबल है, वो फीसिबिलिटी है, बट वहाँ पे भी हर पर्सन का गोल अलग हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि एजुकेशन की फाइनेंशियल साइड पर बहुत ज़्यादा कमी है, और वही हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स वो चीज़ सॉल्व करना चाह रहे हैं, और कई स्टार्टअप आ रहे हैं उस फील्ड के अंदर जो ये काम करना चाह रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम अंडर सोल्ड है इंश्योरेंस के मामले में, अंडर प्रोटेक्टेड जरूर हो सकते हैं। अब अंडर प्रोटेक्टेड से मेरा क्या मतलब है? किसी को मान लो 10 लाख या 15 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, वो ले ही 1-2 लाख की ले रहा है, राइट? किसी को चाहिए लाइफ कवर 5 करोड़ का, तो वो ले 50 लाख का रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की जो गैप है, आई थिंक ये आपको फिल होता हुआ दिख सकता है फ्यूचर में। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत कम बिकी है, क्योंकि LIC पॉलिसी तो अब जिसको पूछो उसके पास है। तो पॉलिसीज तो बिकी हुई हैं, बट पॉलिसीज गलत बिकी हुई हैं, और मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। अभी भी जैसे मेरे को बहुत बार रिलेटिव से आता है, तो हमेशा कोई ना कोई मनी गारंटी प्लान की मेरे से बात होती है, जो कंपाउंड ही 6% पे करती हैं। अगर आपको टैक्स ही बचाना है तो फिर आप ELSS क्यों नहीं लेंगे? आप ELSS लें, वो हो सकता है 12% पे कंपाउंड करे, हो सकता है 14 पे करे, हो सकता है 8 पे करे, बट 6 से तो ऊपर करेगा। और जो मनी बैक पॉलिसीज होती है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत हैं, बट वो गलत जनों को बेची जा रही हैं। अगर आपको 10 साल उसमें पैसे डालने हैं और 21वें साल से पैसा वापस मिल रहा है, 16वें साल से पैसा वापस मिल रहा है कि भैया 30 साल की उम्र, 30 साल तक मिलता रहेगा, 30 साल की उम्र नहीं, सॉरी, 30 साल तक मिलता रहेगा। तो अब सोचो ना, अगर मैं 27 का हूँ, मैं वो पॉलिसी लेता हूँ, तो मेरे को 57 की एज तक मिलता रहेगा, मैं करूँगा क्या उस पैसे का? राइट? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू खत्म हो चुकी होगी उस समय तक, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कोई एडजस्ट कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। जब आपकी इन्फ्लेशन 4% प्लस या -2% चलती है, और आपकी जो रिटर्न आपको मिल रही है 6% पे मिल रही है, तो कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि आज के एनवायरनमेंट में तो इन्फ्लेशन आपकी सारी रिटर्न्स खत्म कर देगा अगर आप 6% पे कंपाउंड कर रहे हो। तो कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता इन चीज़ों का। बट स्टिल दे आर बीइंग पुश्ड, और गलत लोगों को वो दी जा रही है पॉलिसीज, जिनको मे बी मिलनी चाहिए
उनको नहीं मिल रही, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ऐसे बेची जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सेलिंग होती है कि वो उस पॉलिसी के अंदर फंस जाते हैं, एंड लिक्विडिटी नहीं है इन पॉलिसीज़ के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये। अब जैसे मनी बैक पॉलिसीज़ हैं तो आपको पैसा बहुत टाइम बाद जाके मिलना शुरू होता है वापस, राइट। उसके बाद आपको उसमें कहते हैं इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, तो एनुअलाइज प्रीमियम का 10x हो जाएगा। तो अगर आप 1.5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन है नहीं, टैक्स बचाने के लिए ले रहे हो आप, तो आपको 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस। 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है बताओ आप खुद। हेल्थ इंश्योरेंस 15 लाख का समझ आता है साल का, बट लाइफ इंश्योरेंस 15 लाख का होता ही क्या है। तो कहीं ना कहीं मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे पास पॉलिसीज़ की कमी है, बट हमारे पास करेक्ट पॉलिसीज़ की कमी है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड मे बी एक ऐसी चीज़ है जो पॉलिसी बाजार जैसी कंपनीज रिजॉल्व कर सकती हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस, और इनका फोकस बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं इस पर बिल्ड करेंगे, और यही ट्रस्ट की बात आ जाती है कि अगर लोगों को पॉलिसी बाजार के ब्रांड पे ट्रस्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो हमें बिल्ड होता हुआ दिखेगा। बट लेटर से वो नहीं होता, या कोई दिक्कतें आती हैं, या फिर इंश्योरेंस में वही है ना, या लेंडिंग में भी एक बार एक खराब एक्सपीरियंस और आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाती है। तो अगर वैसा कुछ होता है तो मे बी फिर हम देख सकते हैं कि एक ट्रस्ट अगर ब्रेक होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो इनके इंश्योरर पार्टनर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं मे बी इनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। बट वो सब हम और डिटेल में देख लेंगे, समझ लेंगे रिस्क वगैरह जब हम बात करेंगे। बट ये पॉइंट मुझे बहुत ज़रूरी था रेस करना कि पॉलिसीज़ तो सबके पास हैं यहाँ पे, बट करेक्ट पॉलिसीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस बिकी हुई कम है, बट ऐसा ज़रूर है कि सही इंश्योरेंस सही लोगों के पास नहीं पहुंची। तो इंडस्ट्री में टेल विंड्स तो हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आनी शुरू हो रही है, और उसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो ये जो 40% की ग्रोथ कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर कर रहे हैं, जो कैगर ला रहे हैं, वो इसीलिए ला पा रहे हैं बिकॉज पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि हमें सही इंश्योरेंस लेनी ज़रूरी है, सही कवर लेना ज़रूरी है। पूछो भैया कि कितना होता है, ये पूछो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो कि कहीं रूम की कैपिंग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खराब कमरे में रहना पड़ेगा, कोई सुपर डीलक्स बोल रहा है, कोई डीलक्स बोल रहा है, क्या है वो कमरा, मेरे को चाहिए ऐसी पॉलिसी जो मेरे को हर चीज़ कवर करके दे। तो वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो भी ऑनलाइन खुद से खरीदने जाता है या देखना चाहता है तो उनको वो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री के टेलविंड्स जो मैं आपसे कह रहा हूँ, या फिर जो लोगों में थोड़ी समझ बढ़ती जा रही है, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, और मे भी आगे बढ़ता भी रहेगा। 126.5 मिलियन कस्टमर्स विजिटेड पॉलिसी बाजार इन FY21, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। उसमें से 51.5 मिलियन आर रजिस्टर्ड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स मैं कहूंगा यहाँ पे, और उसमें से 10 मिलियन ट्रांजैक्टिंग है। तो सोचो 10 मिलियन लोगों ने ट्रांजैक्शंस करी है यहाँ पे, और 20.7 मिलियन पॉलिसीज हैव बीन सोल्ड। तो नॉर्मली क्या होता है ना, आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, या आप मोटर इंश्योरेंस ले रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो काफ़ी बिकती है, बट बाकी पॉलिसीज भी आप साथ में ले रहे होते हो। तो ऑन एवरेज एक कस्टमर इनके यहाँ 2 पॉलिसीज लेके जाता है एक साल में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा नंबर है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि इंश्योरेंस एग्रीगेटर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म है ना इनका, तो होता है क्या, ऑनलाइन जितनी भी पॉलिसीज बिक रही हैं, जो एग्रीगेटर्स वगैरह के थ्रू बिक रही हैं, या उसमें मार्केट शेयर कितना है, तो उसमें इनका 90% से ऊपर का मार्केट शेयर है। बट ऑनलाइन वैसे जितनी पॉलिसीज बिकती हैं, तो उसमें जैसे मेरे को लोम्बार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लोम्बार्ड की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो मेरे जैसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से ले रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इनके थ्रू उसी कंपनी की पॉलिसी लेंगे, और उसके थ्रू वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वो पॉलिसी ले रहे होंगे। तो अगर हम कंपेयर करें कि डायरेक्ट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या फिर ये हो गए, या बाकी प्लेयर्स हो गए, उसमें मिला के ऑनलाइन जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसमें इनका क्या मार्केट शेयर है, तो वो फिर भी 65% के अराउंड है। तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है, बहुत ही बड़ा मार्केट लेके बैठे हैं। आप सोचो अगर किसी को लोम्बार्ड की पॉलिसी लेनी है, वो पहले ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉलिसी बाजार विजिट करेगा, फिर लोम्बार्ड की वेबसाइट पर जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने अपना एक बहुत अच्छा ब्रांडिंग कर दी है। अगर आप सर्च करते हो, आपको कोई इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको सबसे पहले पॉलिसी बाजार के लिंक्स मिलते हैं ऊपर गूगल पे। तो कहीं ना कहीं जो इनकी ऑर्गेनिक सर्च बहुत अच्छी हो गई है, जो लोगों को ऐड देख देख के आदत हो गई है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट कर रहा है। क्योंकि पॉलिसी बाजार बोलते ही आप समझ जाते हो कि भैया इंश्योरेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है। तो आप सोचिए वो ब्रांड कैसा बन गया है। जैसे टूथपेस्ट बहुत लोग नहीं बोलते ना, कोलगेट बोलते हैं, या फिर आपको अगर लेट से साबुन चाहिए तो बहुत बार आप डेटॉल ही बोल देते हो, या फिर आपको ग्लू स्टिक चाहिए तो फिर आप फेविकॉल बोल देते हो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके केस में हुआ है, और वो ब्रांड जो मन में बस गया है ना, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्वालिटेटिव साइड से अगर आप देखें तो ये बहुत ही इनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। थोड़ी पॉलिसी बाजार की स्ट्रेंथ्स को समझ लेते हैं कि क्या एड्रेस कर रही है और किस तरीके से कर पा रही है। तो जो सबसे बढ़िया चीज होती है ना, अगर आप पॉलिसी बाजार विजिट कर रहे हो, पहली चीज तो टेक एनेबल्ड है। तो टेक एनेबल्ड है तो फास्टर भी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा रहती है, डेटा आपको बेटर मिलता है। ये आपसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड
कर पाते हैं, क्योंकि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा वो आपसे 5 चीज़ें पूछेगा, मे भी कुछ मिस हो जाए, मे भी कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे आप डिक्लेरेशंस वगैरह करते हैं एंड जैसे आप डिक्लेरेशंस करते हैं तो पॉलिसी उसी के हिसाब से फाइन ट्यून होकर आपको दिखने लगती है, प्रीमियम्स उसके हिसाब से फाइन ट्यून होकर आपको दिखने लगते हैं। और क्योंकि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है तो कंपैरिजन आप खूब कर पाते हो कि अच्छा ये कंपनी मुझे इतने का दे रही है, वो इतने का दे रही है, तो मुझे जो सस्ता लग रहा है मैं उसको ले लूंगा। ऑल्सो दे हैव वर्कड वेरी वेल ऑन अ डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मेरी लोम्बार्ड से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, उसमें मैंने जो बेनिफिट ऐड ऑन करवा रखा है जिसकी वजह से मैं प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा देता हूँ। उस बेनिफिट के तहत मुझे जिम जाने के एवरी ईयर 10,000 रुपीज़ देते हैं। तो योगा क्लासेस, स्विमिंग, आई थिंक ये सब भी इंक्लूडेड है, बट मैं जिम जाता हूँ तो मैं अपने जिम का बिल रीइंबर्स करा लेता हूँ हर साल। तो होता क्या है कि मेरे को आज तक कभी दिक्कत नहीं आई लोम्बार्ड से कोई भी अपना क्लेम लेने में, मेरे को पता है प्रोसीजर, एक बार मैंने उनसे समझ लिया था, मैं उसी तरीके से फाइल करता रहता हूँ। बट मे भी काफ़ी लोगों को कई सारे क्लेम्स फाइल करने हैं, कुछ करना है, तो आप अपने सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करते हैं या फिर आप सीधा कंपनी में कॉल करते हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ से ले लिया तो कहीं ना कहीं क्लेम कैसे लेना है, क्लेम कैसे आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस हो जाती है इनकी तरफ से। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और ये चीज़ इनको ट्रस्ट, ब्रांड, ये सब बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है अगर इंश्योरेंस में आपको आगे जाना है तो। अब और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक्चुअली मैं रीड करना चाहूँगा ताकि मैं मिस ना कर दूँ। 82.1% ऑफ प्रीमियम सोर्स्ड फॉर इंश्योरर पार्टनर्स was through consumers who came to the platform directly। तो आप सोचो 82% जो प्रीमियम इन्होंने सोर्स किया अपनी इंश्योरर पार्टनर्स के लिए, जैसे लोम्बार्ड वगैरह हो गए जो बाकी कंपनीज लिस्टेड हैं इनके पास जो इनके साथ काम करती हैं, 82% उसमें से डायरेक्टली आया इनकी वेबसाइट के थ्रू, जो वेबसाइट पे पहुंचे सीधा। तो आप सोचो इनकी प्लेटफॉर्म की पावर कितनी है कि कितना तगड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम ये कलेक्ट कर पा रहे हैं वहां से, और कितना इन्होंने कंज्यूमर बेस बना लिया और कितना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना लिया। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं भूलनी। स्मॉलर टिकट साइज जो इनके यहाँ होता है ट्रांजैक्शंस का, वो नॉर्मली अनअसिस्टेड होता है क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं डिजिटल। बट जो भी हायर टिकट साइज है ना, जैसे कि आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसमें कहीं ना कहीं असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है और इसीलिए ये इन्होंने जो ब्रोकर का लाइसेंस इन्हें मिला है वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत बेनिफिट करेगा, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि ओवरऑल 80.4% जो ट्रांजैक्शंस हो रही है ना इस पे, वो अनअसिस्टेड हो रही हैं, बट वो होती हैं ऑटो इंश्योरेंस जैसी चीजों के लिए। बट जब भी आपकी हेल्थ या लाइफ की बात आती है ना, तो असिस्टेंस कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए होती है और फिर वो मे बी कॉल वॉल करते हैं, समझते हैं, देन दे बाय। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक स्मूथ ऑपरेशन है, काफी ज्यादा पॉलिसीज आप बेच पा रहे हो बिना आप अपने कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे डाले। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव चीज लगी पॉलिसी बाजार के बारे में। गाइज अब हम आ जाते हैं एक बार पैसा बाजार के बिजनेस पे। इसके बिजनेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पैसा बाजार आपको बेसिकली बैंक्स को या एनबीएफसीज को मिलवा रहा है या फिनटेक्स को मिलवा रहा है कंज्यूमर से जो लोन या क्रेडिट अवेल करना चाह रहे हैं। तो पैसा बाजार ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसका डेटा है FY20 का, अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूं। 6,550 करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ था FY20 में। 67.8% लोन डिसबर्स टू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। तो जो पहले से इनके कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हीं को जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव चीज़ बताता है। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनके पास क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है और ये वो शेयर भी करते हैं आगे सारी कंपनी से, हर जगह से, और उसको यूज़ करके ये बेटर मोनेटाइज कर पाते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स आपको दिखा पाते हैं। एंड करंटली दे हैव 50+, आई थिंक 56 है पार्टनरशिप्स विद लेंडर्स एंड फिनटेक्स जो भी हैं। तो लेंडर्स में एनबीएफसीज, बैंक्स दोनों गया। अब इनका फोकस कहां पे है? इनका फोकस है अनसिक्योर्ड लोन्स पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, सिक्योर्ड लोन्स पे, क्रेडिट स्कोर पे और क्रेडिट एडवाइजरी पे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें चाहिए ना आपको, लेट से मैं बैंक जाता हूँ, मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो बैंक मुझे अच्छे से दे देगा, बट मैं इनके थ्रू भी बैंक पे जा सकता हूँ। तो होता क्या है, बहुत लोग ऐसा नहीं करते। अगर किसी को बड़ा लोन चाहिए और किसी को है कि मेरे को बैंक से मिल जाएगा तो डायरेक्ट बैंक जाते हैं। बट जो भी लोग हैं ना आपके, जो वो क्रेम दला क्रेम में नहीं आते क्रेडिट स्कोर में, वो ऐसी वेबसाइट्स को बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। और मे भी हो सकता है जो क्रेम दला क्रेम में होते हों, यानी कि बिल्कुल टॉप टीयर में होते हों, थोड़ी हमारी फ्रेंच रशियन बीच बीच में बाहर आ जाती है तो उसको बेयर कर लिया करो। तो जो बेसिकली आपके टॉप टीयर के हैं ना, अगर वो भी इसको विजिट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं या उनका काम नहीं हो रहा है या उनको बहुत महंगा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो नहीं है। बट मैंने नॉर्मली देखा है कि अगर आपको है कि बैंक मुझे दे देगा तो द फर्स्ट प्लेस यू अप्रोच इज योर बैंक डायरेक्टली। बट यहाँ पे भी लोग आते हैं और स्पेशली ऐसे लोग ज़रूर आते होंगे जिनको बैंक लोन देने में बहुत दिक्कत कर रहा है या वो देना नहीं चाह रहा है या वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो उनको लगता है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म विजिट करें एंड वी विल गेट समवन जो हमें लोन दे देगा आराम से। प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है लोन्स की और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से आपकी बड़ी आराम से क्लियर हो जाती हैं और आपको कहीं ना कहीं लोन अपना अवेल हो जाता है। अब इसमें आप कहोगे जितने रिस्क भी हैं, तो रिस्क हैं, डेफिनेटली
हैं और लैंडिंग के बिजनेस में बहुत सारे रिस्क रहते हैं, बट पैसा बाजार के लिए वो रिस्क नहीं है, क्योंकि पैसा बाजार बीच में अपना डिसबर्सल्स पे अराउंड 3% ऑन एवरेज कमाता है। कुछ भी लोन जा रहा है वो बैंक्स, एनबीएफसी और जिसने उनसे लोन लिया है उसके बीच की बात है। ये तो मिलवा रहे हैं वहाँ पे, ये तो प्लेटफॉर्म है, ये तो वहाँ पे एक तरीके से बस रिश्ता करवा रहे हैं कि भैया आप देख लो आपस में, और फिर आपके ऊपर ये कि क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि इनके बिजनेस के लिए नेगेटिव नहीं है। प्लस होता क्या है, क्योंकि इनके पास इतना क्रेडिट डेटा है ना आपका, तो कस्टमाइज होने लगते हैं प्रोडक्ट्स आपके लिए, आपको बेटर ऑफर्स आने लगते हैं। बाकी बैंक्स एनबीएफसी के साथ जब ये डेटा शेयर करते हैं तो फिर उनको भी पता होता है किसको देना है किसको नहीं देना। तो क्योंकि क्रेडिट स्कोर आपका पता है तो बहुत सारी चीज़ें वैसी इनको पता चल जाती है। और इवन ऐसे वही बात है ना, लेंडर्स भी ऐसे नहीं बैठे हुए कि आज से लेंडिंग स्टार्ट करिए। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ फिनटेक्स हु आर गेटिंग इनटू लेंडिंग नाउ, जिस पे हम मे बी किसी फ्यूचर वीडियो में एक डिस्कशन करेंगे, बट आप समझ सकते हैं जो मैं पॉइंट यहाँ पे रेस करना चाह रहा हूं। तो पैसा बाजार की कुछ ना स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है? तो फ्री एक्सेस टू क्रेडिट रिपोर्ट्स, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस जो कि मैं बता चुका हूं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हर चीज़ डिजिटल है, डिजिटाइजेशन एंड प्री अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स, तो ये अगेन हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि इनके पास क्रेडिट स्कोर है, इनको 50 चीज़ें आपके बारे में पहले से पता है, तो प्री अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स देना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। एंड लास्ट माइल असिस्टेंस, तो आपको असिस्ट भी पूरा करते हैं। एक प्लेटफॉर्म का काम यही होता है कि वो आपको पूरी तरीके से असिस्ट करे, कंफर्टेबल करे एंड आपकी पूरी सहायता करे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अल्टीमेटली लोन यस एक बैंक या एक एनबीएफसी एक फिनटेक दे रहा है आपको, बट इनका काम हो जाता है पूरा कस्टमर की साइड का कि कस्टमर को कैसे असिस्ट करते हैं। बेनिफिट्स टू लेंडिंग पार्टनर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गर अंडर राइटिंग अगेन ड्यू टू दैट क्रेडिट स्कोर बीइंग देयर, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेंडिंग पार्टनर्स वगैरह निकाल पाते हैं और कहीं ना कहीं वो कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं। हाई क्वालिटी कंज्यूमर इंसाइट्स अगेन डेटा की वजह से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगेन डेटा के वजह से, एंड लोअर कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट अगेन क्योंकि इनके पास कस्टमर्स हैं। तो अगर कोई बैंक और एनबीएफसी को चाहिए तो उनको समझ आ जाता है कि अच्छा इसका क्रेडिट स्कोर ये है ये है ये है, इस प्लेटफॉर्म पे ये लोन ढूंढ रहे हैं, हम दे देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी के लिए भी। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, 22+ मिलियन कंज्यूमर्स या कस्टमर्स एक्सेस्ड क्रेडिट स्कोर्स फ्रॉम पैसा बाजार, और 300 मिलियन है इंडिया में जिनका एक्चुअली क्रेडिट स्कोर है। तो उसमें से 22 मिलियन से ज़्यादा तो पैसा बाजार के थ्रू ही अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह देखते हैं, एक्सेस करते हैं, समझते हैं उसे, और पैसा बाजार उनको रिपोर्ट्स भेजता है उनके क्रेडिट स्कोर की। तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि कितनी डोमिनेंस में है ये कहीं ना कहीं कंपनी, और कितना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी है कितनी जगहों पे जहाँ पे हमारा में भी ध्यान नहीं जाता। तो गाइस जरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीमियम ग्रोथ जो इनकी रही है वो मैं आपको बता चुका, लास्ट 2 साल की 42.5% की कैगर पे रही है, विच इज़ वेरी गुड। ऑपरेटिंग इनकम अगर हम इनकी देखें ना तो वो पिछले 3 साल में 34% की कैगर से ग्रो कर रही है। FY19 में वो थी 492 करोड़ की, FY20 में थी 771 करोड़ की, एंड FY21 में हो गई 887 करोड़ की। और ये जो 887 करोड़ का नंबर है ना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है FY21 का नंबर जिसमें पैसा बाजार के डिसबर्सल्स वर डाउन बाय 55% ड्यू टू कोविड। तो कहीं ना कहीं उस साल भी ग्रोथ आई है ओवरऑल, बट पैसा बाजार के बिजनेस ने बहुत ज़्यादा हिट लिया था उस साल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है इनकी ईयर ऑन ईयर, वो मैं मानता हूं, और कॉस्ट स्ट्रक्चर जो इनका FY21 का था वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, क्योंकि ये जो भी कमा रहे हैं उससे ज़्यादा भी खर्चा कर रहे हैं ये। तो 51% इनका जो एक्सपेंस जाता है वो अभी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी जो एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाती हैं, ईसॉप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। 41% खर्चा इनका मार्केटिंग का है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी ह्यूज। मुझे लगता है अगर आप इतना बड़ा ब्रांड बना चुके हैं, इतना आपका फेमस हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पे इतना स्पेंड आपको करने की जरूरत नहीं है, बट दे आर स्टिल डूइंग। और पॉलिसी बाजार पैसा बाजार के एड्स आपको दिखते ही रहते हैं आए दिन टीवी पे। और 14% इन्होंने अदर एक्सपेंसेस बताए हैं। ये टोटल हो जाता है 51, 41, 14, 106%। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे लॉस मेकिंग है नेट में, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। बट मुझे लगता है कि ईबिटा लेवल पे ये कभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं। इनकी ग्रोथ अगर हल्की स्लो डाउन होती है ना, तो होगा क्या कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस, और ये ग्रोथ हो सकता है स्लो डाउन ना भी करनी पड़े, एक्सपेंसेस अगर थोड़े अपने कंट्रोल कर लें, ईबिटा लेवल पे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। एडजस्टेड ईबिटा मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब ये की टर्म्स आपको समझ आ गई ना, कोई भी स्टार्टअप पढ़ना सीख जाओगे। तो ईबिटा लेवल पे एडजस्टेड ईबिटा, एडजस्टेड क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा। FY19 में था -58%, राइट, बहुत ही खराब नंबर। FY21 में वो आ गया -7% पे, 6.9% टू बी एग्जैक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहे हैं इन्हें। अब हम थोड़ी सी टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं ईबिटा क्या होता है। ईबिटा इज नथिंग बट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो स्टार्टअप्स का फोकस बहुत ज्यादा होता है कि हम ईबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाएं। अगर ईबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो गए तो ये तो टैक्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन ले रहे हैं, एमोर्टाइजेशन ले रहे हैं, उसके बाद नेट लॉस भी आ रहा है तो चलेगा।
उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे को भी ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं लगती, बट इसका भी एक पॉइंट है कि हम आपको कब तक ईबिटा पे जज करें और कब हम आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ढंग से जज करना शुरू करें, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि कई सारी कंपनीज ऐसा लगती हैं, सोच रही हैं कि हम इनको 40 साल ईबिटा पे जज करते रहें, जो कि गलत हो जाएगा। तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे किसी एक अलग वीडियो में, बट आज हम फोकस रखते हैं पीबी फिनटेक के ऊपर। तो ईबिटा मैंने आपको बता दिया क्या है। अब ये एडजस्टेड ईबिटा क्या है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और एडजस्टेड ईबिटा क्यों आपको पीबी फिनटेक के नंबर में दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि ईसॉप्स बहुत ज़्यादा देते हैं। अब ईसॉप्स क्या आप पूछोगे, ईसॉप्स आर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, राइट। तो एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो ईसॉप्स ये देते रहते हैं, इसलिए इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो नंबर भी हम देख लेंगे कि क्या चल रहा है किस हिसाब से और ईसॉप्स कितने दे रहे हैं, और वो हम देखेंगे जब मैं आपको Q3 के नंबर से एक बार मैं बताऊंगा। तो ईबिटा आप लोगों को क्लियर है, और आई होप एडजस्टेड ईबिटा भी क्लियर होगा। एडजस्टेड ईबिटा में से हम ईसॉप का खर्चा बाहर कर रहे हैं, तो अच्छा नंबर दिखेगा ना। ईसॉप अगर हम दे रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली वो एक माइनस में ले जाएगा फिगर को हमारी। तो ये होपफुली आपको नंबर क्लियर है। नहीं है तो भी आप एक दो बार सुनेंगे वापस तो हो जाएगा, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट आगे भी मैं डिस्कस करूंगा Q3 के नंबर्स में, तो वहां पे भी मैं इसको क्लियर एक बार और कर दूंगा। अब गाइज इसमें हमने ना बिजनेस समझा इनका, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, इनकी डोमिनेंस भी देखा कि किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है, बट इनकी फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल क्या है या कहां से लाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है इन्वेस्ट इन द ब्रांड्स। इन्होंने खुद से कहा है इनके जो 2 ब्रांड्स बन गए इसी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसमें ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाना है कहीं ना कहीं, ताकि लोग इनके साथ काम करते रहें। ये डिजिटल और टेक साइड पे, टेक इंफ्रा पे भी खर्चा करने वाले हैं, वो कहने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज बिजनेस ही पूरा उस हिसाब से है। इन्होंने रिसेंटली ब्रोकर लाइसेंस लिया है, सो दे आर नाउ एबल टू एक्सपैंड ऑफरिंग्स टू एसएमई एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। उसको भी हम बात कर लेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है। अभी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस करने की सोच रहे हैं। अभी इनका दुबई में भी है काम, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में मे भी ये फ्यूचर में और जाना चाहें, बट अभी इन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते, जो कि मेरे को लगता है बहुत स्मार्ट डिसीजन है। इंश्योरेंस का बिजनेस आसान नहीं है ट्रस्ट बनाना, और अगर आप जबरदस्ती हर जगह घुस जाओगे तो यहाँ पे आपने जो इतने सालों में ट्रस्ट बनाया है, मे बी इट्स नॉट दैट ईजी किसी और कंट्री में जाके बनाना। तो वो मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बट दे हैव सेड कि ये उस हिसाब से आगे नहीं जाने वाले, उसके अंदर अभी प्रोसीड नहीं कर रहे। येस दे आर प्रेजेंट इन यूएई, बट लिमिटेड वे में ही है, एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने वाले हैं, बट हाँ जहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छा काम करना है। अब मैं आपसे एक दो बार कह चूंगा इनको ब्रोकर का लाइसेंस मिल गया, राइट। अब आप कहोगे जतिन बता ही दो फाइनली क्या है। तो 2 लाइसेंसेज होते हैं, या तो वेब एग्रीगेटर बन जाओ या आप ब्रोकर बन जाओ, या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो प्रॉपर लाइसेंस होता है ना, राइट। तो इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्होंने डिफरेंस बताया है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट है, तो अब वेब एग्रीगेटर कैन नॉट गेट रिन्यूअल कमीशन। तो जब आप रिन्यू कराते हो उसे पॉलिसी को या कुछ भी होता है, तो उसमें कमीशन आपको नहीं जाते अगर आप वेब एग्रीगेटर हो। लेकिन अगर आपके ब्रोकर का लाइसेंस है तो आपको कमीशन मिलता है। तो बिजनेस में ग्रोथ आ गई, राइट। अ ब्रोकर कैन हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। अच्छा, वेब एग्रीगेटर सिर्फ आपका इंटरनेट पे रहेगा, बट ब्रोकर की फिजिकल प्रेजेंस रह सकती है। जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि जब भी हाई टिकट साइज आ जाता है, या हेल्थ इंश्योरेंस आती है, लाइफ इंश्योरेंस आती है बड़ी, तो फिर क्या होता है, इनको कहीं ना कहीं बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है। बट ऑफलाइन प्रेजेंस अभी नहीं है, अभी सिर्फ ऑनलाइन है। और आपको पता है अगर ये दोनों चैनल्स पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना बेटर वर्क कर पाएंगे, बेटर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉलिसीज को, एंड मे बी दैट इज हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस फर्दर इन द फ्यूचर। अ वेब एग्रीगेटर कैन नॉट डील इन ऑल प्रोडक्ट्स। तो जैसे वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ डील नहीं कर सकते, बट जब ये ब्रोकर बन गए तो ये कर सकते हैं। अ ब्रोकर कैन प्रोवाइड क्लेम सपोर्ट एंड क्लेम कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अभी तो ये आपको असिस्ट करते हैं ना, बट ये आपको गाइड कर देते हैं कि अच्छा ऐसे होना है, ऐसे होना है, बट ये फिर वो ढंग से कर सकेंगे चीज़ें सारी। और आपको ध्यान होगा शार्क टैंक में एक कंपनी आई थी जो यही करती थी कि जिन लोगों के क्लेम नहीं आए, पैसा वापस नहीं आया, उसको लाएं। उसके अंदर भी रेस किया था शार्क्स ने क्वेश्चन कि पॉलिसी बाजार जैसा ही क्यों नहीं कर सकता। तो पॉलिसी बाजार जैसा ही ये कर सकता है। येस देयर आर चांसेस कि इनके इंश्योरर पार्टनर्स थोड़े नाराज हो जाएं, बट मुझे नहीं लगता वैसा होगा। बट वो एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिस्क की बात करेंगे। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि वेब एग्रीगेटर इज अ सबसेट ऑफ द ब्रोकर लाइसेंस। ब्रोकर लाइसेंस इनको पिछले अभी जो जून गया है उसके अंदर मिल गया है, तो दैट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ मार्केट फॉर देम। अब बिजनेस समझ लिया, लाइसेंसेस समझ लिए, थोड़ा इनका रेवेन्यू और वो भी समझ लिया, बट कमाते कैसे हैं पैसा। तो पॉलिसी बाजार के 3 मेन रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला तो कमीशन हो गया, जो कि आई थिंक हम सबको पता ही है। दूसरा टेलीमार्केटिंग सर्विसेज हो गया, ये भी आई थिंक कॉमन सेंस है, जब आप एक वेब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हो तो टेलीमार्केटिंग सर्विसेज से आप कमाओगे ही। तीसरा लीड जनरेशन सर्विस हो गया, अगेन ऑल कनेक्टेड, ऑल वेरी वेरी क्लियर। अगर मैं आपको नहीं भी बताता तो मे बी अगर आपको थोड़ा भी बिजनेस की समझ है तो आप खुद ही कह देते कि हाँ जतिन ये होना ही है। पैसा बाजार कैसे कमाता है, तो पैसा बाजार जैसे कि मैंने बताया लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिसबर्सल्स वगैरह, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन गया है। तो 3% उसका रेवेन्यू रहता है डिसबर्सल्स के ऊपर। तो आप मान के चलें जितना डिसबर्स करेगा उस पर 3% कमाएगा।
ये खुद तो लोन दे नहीं रहे, ये लोन दिलवा रहे हैं आपको, तो इनका बड़ा सही बिजनेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। FY21 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 69% जो रेवेन्यू था वो पॉलिसी बाजार से था और 31% पैसा बाजार से था। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के साइज में कितना फर्क है या वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। मेन जो 2/3 रेवेन्यू है वो अभी भी पॉलिसी बाजार से है, 1/3 रेवेन्यू पैसा बाजार से है। पैसा बाजार में काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं और इवन पॉलिसी बाजार में ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। तो गाइज ये तो हुआ बिजनेस, ये हुआ यहाँ पे नंबर्स की बात भी थोड़ी हमने करी है। अभी नंबर्स Q3 के बच रहे हैं बताऊंगा, बट मैं न्यूज अपडेट आपको दे दूं तो न्यूज अपडेट में ही हम Q3 के नंबर्स भी देखेंगे। न्यूज अपडेट सबसे पहला ये है कि LIC ने अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड किए यहाँ पे लिस्ट कराने को, एंड ये कहीं ना कहीं इनके लिए रिस्क रहता है क्योंकि कंपनी कैन पुल आउट देयर प्रोडक्ट्स, राइट, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली compete कर रही है, बट वो रिस्क हम एक बार एंड में और ढंग से डिस्कस करेंगे। बट अभी LIC इनके पास आई है एंड LIC के प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट होंगे तो LIC की पॉलिसीज भी यहाँ से बिकने लगेंगी। तो वो लेटेस्ट आपका न्यूज़ अपडेट है। और फिर जो दूसरा लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है वो है Q3 के नंबर्स। तो गाइज अगेन रुपीज इन करोड्स रहने वाला है। रेवेन्यू आया 367 करोड़ का। अब मैं नंबर्स वगैरह यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैंने कुछ टर्म्स वॉर्म्स तो मेंशन कर दी होंगी, बट नंबर्स में नहीं लिख रहा बिकॉज आप समझ सकते हैं। रेवेन्यू है 367 करोड़ का। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट उसमें से 85 करोड़ का था। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एक नई टर्म है आपके लिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसमें इनका एडजस्टेड ईबिटा था 92 करोड़ माइनस, राइट। एडजस्टेड ईबिटा अब आपको पता है ना, एडजस्टेड ईबिटा में से ईसॉप बाहर कर रखे हैं। ईसॉप इन्होंने दिए 226 करोड़ के, तो ईबिटा इनका आया 318 करोड़ माइनस, क्योंकि 226 करोड़ हम माइनस वो ऐड करेंगे एडजस्टेड ईबिटा में, राइट। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या है, अब ये एक नई टर्म है। अगेन जब आप स्टार्टअप्स पढ़ते हो ना तो ही आपको टर्म्स मिलती हैं। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बड़ी चालू चीज लगी मुझे। इसमें आप क्या करते हो, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हो जो कि फेयर इनफ है कि आप इतना कमा रहे हैं पैसा, उसमें से आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और अपने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो बेसिकली आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आप कह रहे हो कि मैं कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जो है मेरा वो मेरा प्लस में है। नेट प्रॉफिट प्लस में नहीं है, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट अपना नया टर्म बनाया गया है जो कि प्लस में चल रहा है, जो कि मे बी स्टार्टअप्स के लिए ठीक है कि आप भैया मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करते हो, आप एम्प्लॉइज बेनिफिट बहुत ज़्यादा देते हो, ये 150 करोड़ चीज़ें इशू कर रहे हो तो आप। बट बात क्या है कि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। तो कोई अगर आपसे कहे कि मैं कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में पॉजिटिव हूँ तो आप नेट प्रॉफिट ज़रूर पूछें। नेट प्रॉफिट में कंपनी लॉस मेकिंग है, ईबिटा में लॉस मेकिंग है, तो नेट प्रॉफिट तो आएगा ही कहाँ से, राइट। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर सकती हैं। ये गलत नहीं है चीज़ें, मतलब जिस हिसाब से स्टार्टअप्स की वैल्यूएशंस चलती हैं या जिस हिसाब से देखा जाता है उसमें गलत नहीं है कुछ भी, बट ये चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं और आपको मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या है बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपका आ रहा है उसमें से अगर आप वेरिएबल निकाल दें जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट होता है, विच आई थिंक शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाएं अरे वाह कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ये वो। ईबिटा आप जरूर देखें ईबिटा लेवल पे, क्योंकि सारे ही स्टार्टअप्स का गेम ही यही होता है कि ईबिटा पे पॉजिटिव हो जाए, बट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पे पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं वो मुझे बात थोड़ी कम जमी। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ऐसे ही चल रही हैं चीज़ें, बट मेरे को थोड़ा कम जमता है। और व्हेन यू आर इन द स्टॉक मार्केट आपके पास इतने स्टॉक्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उनमें करें जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है। तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के लेवल पे दीज आर गुड नंबर्स। एंड जैसे ही हम इसमें मार्केटिंग और वो सब जोड़ देते हैं, ईसॉप्स वगैरह जोड़ना शुरू करते हैं तो ईबिटा हम देखते हैं तो ईबिटा बहुत ही खराब आ रहा है। एंड इसीलिए Q3 के नंबर्स मार्केट को जरा भी पसंद नहीं आए, बिकॉज मार्केट्स आई थिंक हैव बिकम वेरी स्मार्ट उस सेंस में दे वांट टू सी कि भैया आप पैसा कमा के दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके मन में ना एक चीज़ और आनी चाहिए कि जतिन जब ये ईबिटा पे इतना खराब नंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और सिर्फ ये स्टार्टअप नहीं मतलब बहुत सारी कंपनी जो लिस्ट हो रही हैं, तो ये लिस्ट ही क्यों हो रही हैं वो हम चर्चा करेंगे एक दूसरी वीडियो में, अभी नहीं करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको विद इन 2 वीक्स वो वीडियो दिख जाएगी, क्योंकि अब हमारा फोकस है वेडनेसडे को एक लंबी वीडियो करने का, चाहे स्टॉक एनालिसिस, कोई कंपनी एनालिसिस, कोई चार्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस उस हिसाब से। एंड सैटरडे को हम चार्ट ऑफ द वीक करेंगे, तो उस पर हमारा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा कि 2 मेन वीडियोज़ एवरी वीक एंड बाकी आसपास घूमती रहेंगी वीडियो। तो तब हम बात करेंगे ढंग से कि ये लिस्ट ही क्यों हो रहे हैं अगर ये ईबिटा लेवल पे इतने नेगेटिव हैं तो ये तो गाइस आपने समझा बिजनेस, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, मैंने तारीफ भी काफ़ी की ट्रस्ट और इसको लेके, बट कुछ तो होगा जो नेगेटिव लगा होगा, कुछ तो रिस्क फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है इसके अंदर वो है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर। अगर इनका कोई भी पार्टनर कहता है कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना, मैं तो अपनी पॉलिसी खुद बेचना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट से, तो वो पुल आउट कर सकते हैं एंड दैट कैन डायरेक्टली डेंट देयर बिजनेस। क्योंकि 4-5 ही बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इस कंट्री में, उसके बाद हैं छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा, बट जब आप सर्च करते हो तो आप मे बी बहुत
सेलेक्टेड कंपनीज के ऊपर जाते हो नॉर्मली, स्पेशली अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें हम या लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो आप उन्हीं कंपनीज के साथ जाते हो जिनका बड़ा ब्रांड है, बड़ा ट्रस्ट है, एंड मे बी अगर वो पुल करना चाहें वो कभी भी कर सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात है। अब LIC ऑन बोर्ड हुई है इनके साथ, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका कुछ भी ऐसी कमी है कि लोग पुल करना चाहेंगे अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से, बट हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना रहें फ्यूचर में, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सेव ऑन दैट कमीशन, ताकि वो डायरेक्ट सेलिंग करके अपने खुद की बैलेंस शीट इंप्रूव कर सकें, खुद के नंबर्स इंप्रूव कर सकें, खुद की बॉटम लाइन इंप्रूव कर सकें। रिस्क नंबर 2 है, जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया है ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। मतलब ट्रस्ट बनाने में सदियां लग जाती हैं और एक मिस्टेक से गड़बड़ हो सकती है, तो उस पर फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इनसे ट्रस्ट ब्रेक होता है तो हाई चांसेस हैं कि वो इंश्योरर कंपनी से भी ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है, बिकॉज इंश्योरर कंपनीज को इन पे बहुत भरोसा करना पड़ता है कि भैया आप अपना ढंग से आगे काम करोगे ताकि हम वो काम ढंग से दे पाएँ। तो अगर होगा क्या, मान लो मैंने कहीं इनसे कोई पॉलिसी ले ली और XYZ कंपनी की थी और मेरे को इनका प्लेटफॉर्म पसंद नहीं है, मैं नहीं चढ़ गया इनके ऊपर कि भैया नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, आप मेरा क्लेम नहीं करवा रहे, इंश्योरर कंपनी की भी बदनामी होगी, इनकी भी बदनामी होगी, तो वो कहीं ना कहीं इंश्योरर कंपनी तो फ्री फंड में बदनाम हो गई, मे बी इनकी तरफ से अगर कोई दिक्कत थी तो ये मैं आपको रिस्क बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा होगा, बट ये रिस्क आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। तीसरा रिस्क हो गया कि ये जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट और EBITDA के लेवल्स हो गए, तो हम इनको जज कब करना शुरू करें, एक प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे, यानी कि नेट प्रॉफिट पे कब जज करना शुरू करें। यहाँ आपकी इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं एंड जिनको हम नेट प्रॉफिट पे ही देखते हैं, बट ये स्टार्टअप्स आज लिस्ट होना शुरू हो गए। स्टार्टअप्स भी नहीं है, मैं कहूँगा स्टार्टअप कंपनीज हैं, प्रॉपर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये जब अब लिस्ट हो रही हैं तो व्हेन शुड वी सी दैट कि हम नेट प्रॉफिट पे जज करेंगे। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा इनके केस में, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता हूँ मुझे नहीं दिखता, और अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आएगा आई डू नॉट थिंक कि मार्केट इनको बहुत हैवी वैल्यूएशन देगा गोइंग फॉरवर्ड। प्राइवेट इक्विटी का गेम बहुत अलग है, बट शेयर मार्केट में जब आप आते हो तो आपको पैसा कमाना होता है यहाँ पे, तो वो हमें देखना है कि ये कब कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। वो शेयर प्राइस में भी पिटाई आपको दिख रही है। चौथा रिस्क फैक्टर जो कि मेरे को मेन रिस्क फैक्टर लगता है वो ये है कि लिस्ट होने से कुछ महीने पहले दे डिड अ स्ट्रेटेजिक राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे 350 रुपए के अराउंड का पर शेयर भाव आ रहा था। IPO आया 900 950 के हिसाब से, तो 3 गुना हो गया लगभग। तो ये 3 गुना जंप इन वैल्यूएशंस कहाँ से आई मुझे समझ नहीं आई है बात, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंड मे बी मार्केट्स आर ऑल्सो रियलाइजिंग दैट, इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अंडर प्रेशर चल रहा है लगातार। और सारे ही फिनटेक कंपनीज में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि या फिर जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो बहुत ओवर वैल्यू करके ला रहे हैं अपने आप को, एंड देर नॉट रियलाइजिंग कि देर नॉट लीविंग मच ऑन द टेबल फॉर इन्वेस्टर्स। और होता क्या है कि यहाँ से आपके बड़े प्लेयर्स तो एग्जिट ले रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले पैसा डाला इन कंपनीज में, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली द नाइव वंस जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, जिनको मे बी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन म्यूचुअल फंड हाउसेज आर बाइंग यार, वैसे मैं कहाँ ही तक मतलब यही बोलूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही नाइव है, म्यूचुअल फंड हाउसेज भी बाई करते हैं, तो उसमें तो मैं क्या ही बोलूँगा। लेकिन बट वही बात है कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वैल्यूएशन कोई भी नहीं समझ रहा, बस लिस्ट हो रहा है ले लो, बस यही चले जा रहा है। एंड 18 महीने पिछले 20 महीने में ना लोगों ने मार्केट सिर्फ एक तरफा देखी है। अभी जनवरी से परेशानी थोड़ी स्टार्ट हुई है सबकी, बट बात क्या है कि उससे पहले तो बहुत लोग थे ही नहीं शेयर बाजार में, राइट, तो उनको समझ ही नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। इतना आसान नहीं है यहाँ से पैसा कमाना, आप ये ध्यान रखें। ये सबसे डिफिकल्ट प्लेसेस में से एक है जहाँ पे आपको सबसे ईजी मनी मिल सकता है, बट ये ईजी मनी बड़ा स्मार्ट मनी होता है, ये आसानी से नहीं आता आपकी जेब में। यहाँ पे आप शेयर्स लेके भूल जाएंगे अच्छी क्वालिटी के, वो इतना कमा के देंगे आप सोच नहीं सकते, बट यहाँ भूल नहीं पाते ना, ये आपको रोज ही दिखता है स्क्रीन पे। ये आपके उस क्रश की तरह है जिसको आप सोचते तो कि यार दिमाग से निकल जाए तो पढ़ाई पे फोकस कर लें, बट निकलती ही नहीं है। तो ये शेयर बाजार है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है, और ये मतलब मेरे को यहाँ पे 7-8 साल ही हुए हैं, बट ये चीज़ अगर मैं समझ रहा हूँ तो जो लोग 1-1.5 साल में है ना, जिन्होंने एक तरफा मार्केट देखी, उन्होंने करेक्शन नहीं देखी, मे बी वो अभी नहीं समझ पा रहे। तो ये जिन वैल्यूएशंस पे आ रही हैं कंपनीज इंक्लूडिंग PB फिनटेक, दोज आर नॉट राइट वैल्यूएशंस। इनकी वैल्यूएशंस बहुत कम होनी चाहिए थी। इनफैक्ट जब आपने एक स्ट्रेटेजिक राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग या फंड रेजिंग करी है, तो वो मैं ये मानता हूँ कि वो स्ट्रेटेजिक इसलिए था कि आप वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी कंपनीज करती हैं, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, बट उसके बाद आप 3 गुना प्राइस पे IPO ला रहे हैं, वो मुझे चीज़ पर्सनली नहीं जमी। और बाकी इन्वेस्टमेंट थीसिस जो मेरी होगी वो हम सिल्वर मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे, बट ये जो 3-4 रिस्क फैक्टर्स थे इनको आपको ध्यान में रखना है। मेरे को नहीं लगता कि ग्रोथ कहीं इन पे फॉल्टर होगी ज़्यादा, मेरे को वो चीज़ नहीं लग रही। आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट वैल्यूएशंस डू मैटर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे और देखते हैं
कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रही है फ्राइडे, प्रमोटर्स हैव सोल्ड सम स्टेक बिकॉज उनको टैक्स वैक्स की पेमेंट करनी थी, ईसॉप्स की जो आ रही थी, एंड वो पहले से डिसाइडेड था कि बेचना है उन्हें। तो उस चक्कर में थोड़ा स्टॉक और प्रेशर में, और आज मार्केट भी थोड़ी करेक्ट हुई है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन वीडियो पब्लिश हो रही है, तो उस दिन मार्केट भी प्रेशर में है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपको थोड़ा अंडर प्रेशर दिखेगा। बट हम एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर भी चार्ट पे चल के 4 आवर्स का चार्ट लगा के देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमें इसमें कोई जोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को भी वहीं एंड करेंगे। सिल्वर मेंबर्स, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट जा रहा है। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट, इसकी पूरे जो नोट्स हैं, पूरे जो PDF हैं, वो सब शेयर हो चुके हैं। तो चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे। तो वह स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ख़राब डाउनवर्ड मोमेंटम के अंदर ही शेयर चल रहा है, एंड वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज वैल्यूएशंस, बहुत ही गलत वैल्यूएशंस पे लिस्टिंग हुई थी इसकी, राइट। बेसिकली जब 1200 का शेयर था तो एक तरीके से 4 टाइम्स हो गया पिछले, जो आपने 6 महीने में वैल्यूएशन रेज करी थी उसके हिसाब से। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं नहीं जमा बिल्कुल भी इसके अंदर। एंड वो एक मुझे लगता है कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी हम देखें तो लगातार एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड मोमेंटम है। मैं इसको थोड़ा चार्ट और छोटा कर दूं तो मे बी आप और बेटर देख पाएंगे। ये जो आपकी सेलिंग आई है, ये इसलिए आ रही है यहाँ पे क्योंकि प्रमोटर्स ने बोला था कि वो स्टेक थोड़ा सेल करेंगे, ईसॉप का टैक्सेस वगैरह उनको पे करने थे कुछ, तो उसकी वजह से था। बट वो प्री डिसाइडेड सा था, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हुआ है। बट इसके अंदर अगर मुझे लेवल देना होगा तो मैं आपको कैसे दूंगा। यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम आपको वेट करना है कि ये इस जोन से बाहर आ जाए, मे बी ये इस कैंडल के ऊपर आ जाए, राइट। तो ये कैंडल की बॉडी, और अगर मैं विक ज्वाइन कर दूँ तो लगभग 1050 का भाव हो जाता है। अभी इसके अंदर क्या दिक्कत चल रही है ना, अभी इसके अंदर चल रही है लोअर टॉप फॉर्मेशन। तो क्योंकि ये लोअर टॉप फॉर्मेशन के अंदर है, तो हो क्या रहा है कि आपको एक इसके अंदर सीधा सीधा डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, जो कि कहीं से भी इस स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड ये चीज़ बहुत ही ख़राब है इस शेयर के लिए इस समय। तो जब तक ये लोअर टॉप फॉर्मेशन से या तो बाहर नहीं आ जाए, वरना बेस्ट क्या रहेगा कि आप ये यहीं 1050 के अराउंड का एक जोन ले लो। एंड अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको खुद पता चल जाएगा कि मे बी द फंडामेंटल्स आर इंप्रूविंग। बॉटम फिशिंग करना इसमें थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस में बता चुका हूँ, जो सिल्वर मेंबर्स के लिए जाती है, कि मेरे को क्या लगता है कि कहाँ पे आएगा तो मैं इसमें पैसा डालूंगा। वो लेवल ना थोड़ा नीचे ही है इससे, तो मैं बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। एंड मैं आपको यही सलाह दूंगा कि बेस्ट यही रहेगा कि या तो इसको एक हायर बॉटम फॉर्मेशन आप बनाने दें, तब आप इसके अंदर काम करें, वरना इसको ये 1050 का जो ईजी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है कि हाँ भैया इसके ऊपर तो अच्छे हो ही जाओगे, बट हमें ये नहीं पता ना कि गिरेगा कितना। मे बी हमें नीचे का और लेवल मिल जाए, मे बी हो सकता है मैं बाद में आपको ये लेवल बता रहा हूँ, तो वो वाली बात है। तो अभी के हिसाब से डेफिनेट अवॉइड है, इसमें आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी। टेक्निकल्स में मैं लेकर ही इसलिए आया हूँ कि मैं ये चीज़ एक बता सकूँ आपको, वरना यहाँ पे मुझे भी पता है चार्ट पे कुछ खास था नहीं। बट बॉटम फिशिंग मत करना, फंस सकते हो, बहुत बुरी तरह फंस सकते हो, तो उसका बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वीडियो, बट मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एंड आई हैव ट्राइड टू मेक अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। आप टाइम भी देख सकते हैं, 11 फरवरी को 1:30 बजे तक वीडियो अभी भी रिकॉर्ड हो ही रही है, तो उसके बाद अब मैं एडिट करूँगा और 6 बजे आज आपको ये वीडियो दिख जाएगी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक्स्ट्रा कंटेंट गोइंग फॉर सिल्वर मेंबर्स, इन्वेस्टमेंट थीसिस जिसमें मेरी होती है, एंड टेलीग्राम पे जा रहा है रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें और होती है वहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, बिजनेस समझ आया होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।